नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 जून 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम हिंदू का डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट के कामकाज में जेंडर इंक्लूसिविटी से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हमारा इंडियन एक्सप्रेस का होगा, दूसरा बिजनेस लाइन का है, ऑयल इंपोर्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी सरकार को अपनानी चाहिए। और तीसरा आर्टिकल डेली पायनियर का है, एथिक्स से संबंधित, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स से संबंधित है। दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, क्या एनिमल्स को इंसान के बराबर ट्रीट किया जाए या फिर ना किया जाए। तो एथिक्स के लिए ये तीसरा आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स को इस्तेमाल करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 1952 में जब हमारे देश में पहला पार्लियामेंट्री सेशन जब ऑर्गेनाइज हुआ था ना, तो उसमें 39 महिलाएं थीं। तो उस लम्हे ने सदियों से चली आ रही जो परंपरा थी कि मैन का डोमिनेंस होना चाहिए पॉलिटिक्स के ऊपर, उसको तार तार कर दिया, मतलब उसको चैलेंज किया। एक समय देखो ऐसा भी था जब यूएसए कांग्रेस में महिला एमपीज की संख्या थी सिर्फ 1.7% और यूके में महिला एमपीज की संख्या थी 1.1%, और उस समय इंडिया में महिला एमपीज की संख्या थी 5.5%। मतलब कि हमारे देश की आज़ादी के लिए हजारों लाखों महिलाओं ने जो बलिदान दिया, जो मेहनत की, वो काम आई, वो रिफ्लेक्ट हो रही थी ज़्यादा महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन जो देखने को मिली पार्लियामेंट में उसमें। बट देखो, उस फर्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन को ऑर्गेनाइज हुए अब 70 साल हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि अब हम रास्ते से भटक गए हैं। अभी तक देखो हमारे देश में एक महिला प्राइम मिनिस्टर रही हैं, एक महिला प्रेसिडेंट रही हैं, और इवन दूसरी जो मैच्योर्ड डेमोक्रेसीज हैं जैसे यूएसए की डेमोक्रेसी, यूके की डेमोक्रेसी, वहाँ से कंपैरिजन में ज़्यादा परसेंटेज रही हैं महिला एमपीज की पार्लियामेंट में। लेकिन बावजूद देखो आज भी पार्लियामेंट का जिस हिसाब से कामकाज होता है ना, जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 2014 की सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई ना सेक्शन 377 से संबंधित, तो उसके बाद देखो जेंडर इंक्लूसिविटी जो मूवमेंट है ना कि सभी जेंडर को इंक्लूड किया जाए, इस मूवमेंट को थोड़ा बल मिला, एक्सेलरेशन मिला। विभिन्न सेक्शंस के लोगों ने अपनी अपनी जेंडर आइडेंटिटी को एसर्ट करना स्टार्ट किया। कल परसों एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। स्टैंड अप कॉमेडी करती हैं स्वाति सचदेव, तो उन्होंने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो में बताया कि वो बाय हैं, यानी बाइसेक्सुअल हैं। तो उन्होंने अपनी जेंडर आइडेंटिटी के बारे में सबको बताया खुल के। इसके लिए देखो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ इतनी हिम्मत नहीं चाहिए, होनी चाहिए, ऐसा समय आना चाहिए। मतलब राइटर बोलना चाहते हैं कि कोई अपनी जेंडर आइडेंटिटी बताने के लिए सबको इतनी ज़्यादा हिम्मत उसको जुटाने की जरूरत ही ना पड़े। वो कॉमनली जैसे हर कोई बताता है मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, वैसे ही हर कोई अपनी इस प्रकार की आइडेंटिटी को भी LGBTQ सबको कॉमनली बता सके, ऐसा समय लाने की आवश्यकता है। होमोफोबिया से संबंधित एक आर्टिकल डिस्कस किया था हमने 2-3 दिन पहले। तो मेन जो राइटर का तर्क है ना यहाँ पे, वो मतलब फोकस पार्लियामेंट पे है। वो कहते हैं पार्लियामेंट से तो कानून बनते हैं, एटलीस्ट पार्लियामेंट के कामकाज में तो जेंडर इंक्लूसिविटी रिफ्लेक्ट होनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। एग्जाम्पल्स देते हैं। आज भी आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी पार्लियामेंट में ओफन वो महिलाएं जो लीडरशिप पोजीशंस पर होती हैं ना, उन्हें चेयरमैन या फिर पार्टी मैन कहा जाता है। चेयर वुमेन अगर आप नहीं कहते तो आप चेयरपर्सन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। राज्यसभा में देखो जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो अभी भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं। मतलब जैसे मान के चल दिए कि मैन ही होगा इस पोजीशन पर, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन की या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरवुमन की बात नहीं की जाती है। चेयरपर्सन जेंडर न्यूट्रल है। इवन देखो पिछले साल के विंटर सेशन के दौरान जब तमिलनाडु से एक सीनियर महिला एमपी वहां पे चेयर की पोस्ट पर बैठी, तो एमपीज ना उनको संबोधित करने लगे चेयरमैन मैडम के नाम से। मतलब मैन तो आएगा ही आएगा, चेयरमैन मैडम। इवन ये चीजें देखो लॉ मेकिंग में भी देखने को मिलती हैं। पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट जितने भी कानून आए हार्डली वो जेंडर न्यूट्रल हैं। पुलिस का जिक्र जब आता है तो पुलिसमैन वर्ड लिखा जाता है, अक्सर आपने देखा होगा।
महिलाओं को तो प्रोफेशनल लीडर्स के तौर पे प्रेजेंट नहीं किया जाता, यूजली क्राइम के विक्टिम्स के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है। दिक्कत देखो हमारे संविधान में ही है। राइटर बोलती है दिक्कत है हमारे संविधान में। आज के सिचुएशन में संविधान जो है वो पुराने ऐतिहासिक स्टीरियोटाइप को सपोर्ट करता है, मजबूत बनाता है। पुराने स्टीरियोटाइप जैसे वुमेन और ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो लीडरशिप पोजीशन में नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर का पद, गवर्नर ऑफ स्टेट्स और जज। राइटर कहती हैं देखो ये मैं संविधान का क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूं, बट ये यूनियन गवर्नमेंट का फेलियर है कि अभी तक संविधान को जहां जहां पे वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है उसे अमेंड नहीं किया गया है। लोकसभा में कोशिश की गई, जब 2014 में स्पीकर थी मीरा कुमार, तो उस समय देखो लोकसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल कर दिए गए। तब से हर एक लोकसभा की जो कमेटी का हेड होता है उसको हर एक डॉक्यूमेंट में चेयरपर्सन के नाम से लिखा गया है, ना कि चेयरमैन के नाम से। तो ये प्रूफ है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स को हम जेंडर इंक्लूसिव बना सकते हैं अगर पॉलिटिकल विल हो। बट देखो पॉलिटिकल विल की कमी है, यही तो दिक्कत है। जैसे थोड़ा और डेटा है, 17th लोकसभा में अभी तक 75 वुमेन पार्लियामेंट्रियंस के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यह पाया गया कि मिनिस्टर्स ने जब उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए तो 84% ऑफ जो आंसर्स थे ना उनमें महिला पार्लियामेंट्रियंस को सर कहा गया, जबकि 15वीं लोकसभा में सिर्फ 27% आंसर ऐसे थे जिसमें यह गलती की, यानी मिनिस्टर्स ने क्वेश्चन का आंसर देते वक्त महिला एमपी को सर बोल दिया, यानी बल्कि गलतियां सुधरने के बजाय बढ़ गई हैं। राइटर फिर से कहते हैं इसके बाद देखो इंडिया में शुरुआत तो अच्छी हुई थी। जैसे ही देश आज़ाद हुआ यह घोषणा की गई कि अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, यानी जिसकी उम्र जैसे 18 साल से ऊपर है सबको वोट देने का अधिकार मिलेगा, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो, कोई भी सेक्शन का हो, कोई भी क्लास का हो। देखो इवन उस समय बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में भी महिलाओं को पूरी तरह से वोट देने का अधिकार नहीं था। कनाडा में 1960 में मिला, ऑस्ट्रेलिया में 1962 में, यूएस में 1965 में। लेकिन बाद में उन डेमोक्रेसीज ने अच्छा काम कर लिया। जैसे कनाडा में जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, इन्होंने ना गाइडलाइंस जारी की हैं जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए सभी लेजिस्लेशन में, सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स में। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी जेंडर न्यूट्रलिटी को इंक्लूड किया है अपने मैनुअल में। यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स ने डिक्लेयर किया 2007 में कि सभी लॉज को जेंडर न्यूट्रलिटी के हिसाब से ड्राफ्ट किया जाएगा। तो इसी प्रकार का कानून इंडिया में भी लाने की आवश्यकता है। और एक बार जब लैंग्वेज में सुधार हो जाए उसके बाद देखो जैसी ऑडिटिंग यूके की पार्लियामेंट में ना 2018 में ऑडिटिंग हुई थी, जेंडर ऑडिटिंग, ताकि समझा जा सके महिलाओं के लिए वर्क स्पेस कैसा है। तो उसी प्रकार से ऑडिटिंग होनी चाहिए इंडिया की पार्लियामेंट में। जितना भी स्टाफ है ना इंडिया की पार्लियामेंट में काम करता है, ना सिर्फ महिला एमपीज बल्कि दूसरा वुमेन स्टाफ भी, उनके लिए ऑडिटिंग होनी चाहिए। कितने वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं और क्या वो सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई, प्रमोशन संबंधित चांसेस कैसे हैं, क्या प्रोफेशनल ग्रोथ जो है उसमें रुकावट है, क्या वो दूसरे इश्यूज फेस कर रही हैं जैसे हरासमेंट, क्या वो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैंडल कर रही हैं। तो ये सारी ऑडिटिंग इंडियन पार्लियामेंट में की जा सकती है वुमेन स्टाफ के साथ, ताकि एक अंदाज़ा लगाया जा सके, पता चल सके और उसी के हिसाब से वर्क प्लेसेस पर जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसीज बनाई जा सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया में डेली बेसिस पर 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की खपत होती है और इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी है 250 MMTPA की। MMTPA क्या है? मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। ये वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है। और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इंडिया क्या करता है? इंडिया अभी तो देखो सभी मेजर ऑयल प्रोड्यूसर से ऑयल को परचेज करता है। जितने भी बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज है ना, उनसे इंडिया ऑयल प्रोड्यूस करता है ताकि देश के सिटीजन्स को ऑयल प्रोवाइड किया जा सके। ऑन एन एवरेज इंडिया पूरे देश में 60 मिलियन विजिटर्स को सर्व करता है पेट्रोल पंप्स पर। 60 मिलियन पता है कितना हो गया?
60 मिलियन हो गया 6 करोड़, 6 करोड़। बट देखो अब यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इसकी वजह से ऑयल इंपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, 14 साल के हाई पर हैं। तो इस सिचुएशन में इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं? या तो महंगा तेल इंपोर्ट किया जाए, इससे फिजिकल डेफिसिट पर असर पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खाली होते हैं, इन महंगाई बढ़ती है, महंगा तेल अगर मिलेगा तो क्या करे इंडिया? दो ऑप्शंस हैं, या तो देखो डोमेस्टिक जो कैपेसिटी है ना ऑयल प्रोड्यूस करने की उसे इंक्रीज किया जाए, या फिर एनर्जी के दूसरे जो सोर्सेज हैं ना उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इंडिया वर्ल्ड में देखो तेल का तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया 5 मिलियन बैरल्स ए डे। यूएस में कितना है डेटा तो नहीं दिया हुआ, लेकिन पहले दूसरे नंबर पे यूएस और चाइना है। और ऑयल की डिमांड जो है वो कम नहीं होने वाली है, हर साल 3-4% बढ़ जाती है, और इसी स्पीड के साथ बढ़ती रही तो इस दशक के अंत तक हमें डेली 7 मिलियन बैरल ऑयल की आवश्यकता होगी एक दिन में। और देखो जो पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल का लेटेस्ट डेटा है ना, इसके अनुसार जितना ऑयल हम हमारे देश में यूज़ करते हैं 2019-20 में उसमें से 85% तो हम इंपोर्ट कर रहे थे, और 2020-21 में 84.4% जितनी टोटल रिक्वायरमेंट है उसका इंपोर्ट कर रहे थे, और 2021-22 में ये फिर से इंक्रीज होकर हो गया 85.6%। यानी ऑयल जो हम कंज्यूम करते हैं ना उसके लिए फॉरेन से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरे देशों पर हमारी डिपेंडेंस कम होने का नाम नहीं ले रही है, 85% के इर्द गिर्द ये घूम रही है काफ़ी समय से। मार्च 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने ना एक कॉन्फ्रेंस इनाग्रेट की थी, ऊर्जा संगम 2015। इसमें सभी स्टेक होल्डर से यह आह्वान किया गया था कि आप ऑयल की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज कीजिए, गैस भी ज़्यादा प्रोड्यूस कीजिए, ताकि दूसरे देशों पे जो हम डिपेंड करते हैं ना, अभी हमारी डिपेंडेंसी मान लीजिए 85% के आसपास है, इसे कम किया जा सके 2030 आते आते बाय 50%। इन 2030 आते आते सिर्फ टोटल जितना कंज्यूम होता है उसके 50% पर हम डिपेंड करते हैं दूसरे देशों पर। उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स भी चलाई हैं, काफ़ी सारी पॉलिसीज बनाई हैं, जैसे प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट रेजिम, डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, नेल्प हेल्प। ये सारी उस प्रकार की पॉलिसीज हैं कि ताकि ऑयल डिस्कवर करना, ऑयल प्रोड्यूस करना उन कंपनीज के लिए काम करना आसान हो सके, उनके साथ रेवेन्यू अच्छी टर्म्स पर सरकार शेयर कर सके, ताकि उनको इंसेंटिव मिले ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, ऑयल निकालने के लिए। बट देखो बावजूद ये आरोप लगता है कि तेल इंडस्ट्री में ना दिक्कत ये है, काफ़ी लंबा समय लग जाता है। इसको ना आप यूपीएससी की तैयारी से रिलेट कीजिए, थोड़ा मतलब जो न्यू कमर है वो थोड़ा डिमोटिवेट मत होना, लेकिन बहुत से लोगों को ना यूपीएससी की तैयारी में काफ़ी टाइम लग जाता है, 5 साल, 6 साल, 3 साल, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का देर से भी होता है, और किसी का अनफॉर्चुनेटली नहीं भी होता है। उसी प्रकार से तेल को जब आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो ना, काफ़ी समय लग जाता है, 5-5, 10-10 साल हो गए आप सिर्फ रिसर्च कर रहे हो, तेल मिला नहीं है, और कोई गारंटी भी नहीं है मिलेगा भी। जैसे यूपीएससी क्लियर होने की कोई गारंटी नहीं है, वैसा कोई गारंटी भी नहीं है कि तेल मिलेगा ही। और देखो तेल एक्सप्लोर करने के लिए आपको पैसा चाहिए, वैसे ही यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको पैसा चाहिए। मतलब जैसे यूपीएससी की तैयारी करना रिस्की है, उसी प्रकार से तेल एक्सप्लोर करना ना काफी ज्यादा रिस्की है। आजकल देखो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पे सरकार काफी फोकस कर रही है, इथेनॉल को ऐड किया जाए पेट्रोल में, इससे ना सिर्फ पेट्रोल की कॉस्ट कम होगी बल्कि एमिशन भी कम होगा। पहले सरकार का टारगेट था 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग होनी चाहिए पेट्रोल में 2030 आते आते, लेकिन अब सरकार ने इस टारगेट को ना प्रीपोन कर दिया। सरकार ने कहा कि 2030 तक इंतजार नहीं कर सकते, 2025 तक हमें इस टारगेट को अचीव करना है। इसके बाद राइटर बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। अब इसके लिए देखो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, एक तो डोमेस्टिकली हम ऑयल एक्सप्लोरेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा पैसे एलोकेट करें ताकि ज़्यादा ऑयल खोजा जा सके देश के अंदर ही। दूसरा, जैसे काफ़ी बार क्या होता है, जैसे ओएनजीसी है, ओएनजीसी ने रशिया के ईस्ट में कुछ ऑयल फील्ड्स को लीज पर ले लिया, ईरान में कुछ ऑयल फील्ड्स को लीज पर ले लिया, तो ऐसे भी तो ओएनजीसी वहाँ पे ऑयल एक्सप्लोर करेगी और ऑयल प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसा भी इंडिया कर सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पीएसयूज है ना ऑयल वाले, उनको ऑटोनॉमी दी जाए, उनको बोला जाए कि आप दूसरे देशों में
ऑयल को एक्सप्लोर कीजिए, वहां पे ऑयल फील्ड्स को लीज पर लेके। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव ग्रीन सोर्सेज पे ध्यान दिया जाए। अभी देखो सरकार का फोकस ना सोलर पे ज़्यादा है, नई नई टेक्नोलॉजीज भी सोलर में ज़्यादा आई हैं, लेकिन विंड में भी काफ़ी स्कोप है। सोलर तो देखो दिन दिन के दौरान प्रोड्यूस की जा सकती है, विंड का एक फ़ायदा यह है 24 घंटे विंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। लेकिन विंड की थोड़ी सी दिक्कत यह है, गवर्नमेंट सपोर्ट की आवश्यकता है। बड़े स्केल पर विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा सा हैवी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। सोलर इन्वेस्टमेंट तो एक छोटा सा सोलर पैनल लगा के भी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन विंड में थोड़ा सा सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, मतलब महंगा है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है ना, इन्होंने टारगेट रखा है 2022 आते आते 5 गीगावाट ऑफशोर कैपेसिटी इंश्योर की जाएगी विंड एनर्जी की, और 2030 आते आते 30 गीगावाट। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर बोलते हैं, देखो बातें तो बहुत होती हैं कि एनर्जी के लिए जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंस है वो कम होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी चेंज नहीं हुई है काफ़ी सालों से। स्ट्रेटजी अब सरकार को अपनी चेंज करनी चाहिए। कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने फ़ायदा किया, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने फ़ायदा नहीं किया, तो सरकार को एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंस कम करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ह्यूमन एंड अदर लिविंग बींग्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में ना न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील, जो न्यूयॉर्क स्टेट की हाईएस्ट कोर्ट है, यहां पे एक एप्लीकेशन डाली गई थी। 51 साल का एक हाथी जो एक चिड़ियाघर में बंद था, 1977 से रह रहा है वहां पे, उसको रिहा करने के लिए पिटीशन डाली गई थी नॉन ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट के द्वारा। लेकिन ना न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। इस एनजीओ ने यह बोला था, एनजीओ ना हिबियस कॉर्पस अपील फाइल की थी। हिबियस कॉर्पस में क्या होता है, पॉलिटी में आपने पढ़ा हो तो, प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब जब किसी पर्सन को इलीगल कन्फाइन करके रखा जाता है ना, तो वो फिर हिबियस कॉर्पस अपील फाइल कर सकता है कोर्ट के पास। तो कोर्ट बोलता है प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब उस पर्सन को मेरे सामने लेकर आओ। तो उसी प्रकार से यही अपील फाइल की गई नॉन ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट के द्वारा। इस एनजीओ के द्वारा बोला गया हाथी जो है वो लीगल पर्सन है, बट रिलीज करने से मना कर दिया न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील के द्वारा, और बोला कि हाथी जो है वो लीगल पर्सन नहीं है, उन पर ये जो प्रोविजन है ना हिबियस कॉर्पस वाला, वो लागू नहीं हो सकता। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, क्या एनिमल्स जो है वो ह्यूमन बीइंग से अलग हैं? एरिस्टोटल तो उन्हें ना इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स मानते थे। इनएनिमेट मतलब निर्जीव, जो लिविंग नहीं है। एनिमेशन का मतलब होता है लिविंग बीइंग। तो इनएनिमेटेड मानते थे एरिस्टोटल उनको, क्योंकि उनके पास ना रीजन नहीं होता, एनिमल्स के पास सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती। सेंट अगस्टाइन ने यह बोला था, क्योंकि एनिमल्स के पास सेंसेशन नहीं होता। वो एनिमल्स जो चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, बट चूंकि उनके पास रीजन नहीं होता तो वो इंसान के बराबर नहीं है, वो हमारे पार्टनर्स नहीं हैं। इवन बाद में जो फ्रेंच फिलोसोफर आए, रीन डिस्कार्ट्स, इनका विश्वास था जैसे घड़ी काम करती है ना, जैसे कुकुडुकू करता है मुर्गा सुबह सुबह, तो वैसे ही एनिमल्स होते हैं। उनको सोचना कुछ नहीं होता, बस वो घड़ी की तरह एक मैकेनिज्म उनके अंदर सेट होता है और वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं। राइटर कहते हैं देखो वेस्ट में ना सोच एनिमल्स के प्रति इसी प्रकार की रही है, और उनके कामकाज में, उनके एनिमल्स के साथ बिहेवियर में ये सोच दिखने को भी मिलती है। बट अब तो देखो जूलॉजी में और वेटनरी साइंस में काफ़ी रिसर्च सामने आ चुकी है। मतलब अब पता लगता है कि एनिमल्स जो हैं वो स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके पास विजन होता है, और उनके पास सिक्स सेंस भी होती है। काफ़ी रिसर्च अब आ चुकी है सामने। इवन एनिमल्स इमोशंस भी होते हैं, उनको जॉय, फियर, एंजाइटी, दुख, ये सब होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं राइटर, 1999 में लॉरेंस एंथनी, ये कंजर्वेशन करने वाले थे, मतलब वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते थे ये। इन्होंने ना साउथ अफ्रीका में अपने प्राइवेट गेम रिजर्व ऑफ थुला थुला में कुछ एलिफेंट्स को रख लिया, क्योंकि डर था कि वो बाहर रहेंगे तो उस समय मर जाएंगे। लेकिन ना उसी बीच हाथियों के बीच और उनके बीच एक जबरदस्त बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। हाथी भी इनको अपने एक झुंड का पार्ट मानने लगे। लेकिन देखो 2012 में लॉरेंस एंथनी की जब डेथ हुई तो हाथी उस समय ना बहुत दूर थे। 12 घंटे उन्हें लगे लॉरेंस एंथनी के उस प्राइवेट रिजर्व में आने में। वो आए, लेकिन
2 दिन तक वो वहां पे शांत खड़े रहे। अब आपके मन में आया होगा, पता कैसे लगा हाथियों को? ऐसे थोड़ी ना होता है। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया, लेकिन राइटर भी यही क्वेश्चन अधर में छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे लॉरेंस एंथनी की डेथ हो गई, वो अपने आप से वहां पे आ गए, ये कोई नहीं जानता, मतलब उन्हें कैसे पता लगा, नो वन नोज। तो पॉइंट ये है, जिन ग्राउंड्स पर वेस्टर्न फिलोसफर का ये मानना था कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स बराबर नहीं है, वो ग्राउंड्स आज के समय में ना ठीक नहीं ठहरते। लेकिन इंडिया में जो महान चिंतक हुए हैं ना, जैसे स्वामी विवेकानंद, उनका मानना कुछ अलग था। जाफना में 1897 में वो वेदांत के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने बोला इस लेक्चर में, हर एक मैन में, यहां पे भी देखो जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं है, खैर, उन्होंने बोला हर एक मैन में और हर एक एनिमल में, पर्सन बोल देना चाहिए ना यहाँ पे, हर एक पर्सन में और हर एक एनिमल में, चाहे वो कमजोर हो, छोटा हो, बड़ा हो, एक आत्मा निवास करती है। आत्मा हर जगह है, हर एक एनिमल में है, हर एक ह्यूमन बीइंग में है, और वो सर्वज्ञानी है। डिफरेंस ये है, कोई इंसान है, एनिमल है, हिरन है, कोई भी जानवर है, वो सब चीजें ना उस आत्मा की सिर्फ मैनिफेस्टेशन है। जहां देखो वेस्ट में ब्रदरहुड ऑफ मैन की बात की जाती है ना, यहां पे भी जेंडर इंक्लूसिविटी नहीं है, तो इंडिया में ब्रदरहुड ऑफ मैन की बात नहीं की जाती। इंडिया में बात की जाती है ब्रदरहुड ऑफ यूनिवर्सल लाइफ। इवन आगे वाले में भी ब्रदरहुड बोल रखा है, सिस्टरहुड नहीं है ना, हर जगह है। पहले वाला आर्टिकल सही कहता है वैसे। लास्ट में राइटर कंक्लूड करते हुए कहते हैं, देखो अब धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि जो वेस्ट है वो भी इंडिया की तरह ब्रदरहुड ऑफ यूनिवर्सल लाइफ की बात करने लगेगा। और इंसान ने ना बहुत पैसा खर्च किया है जानवरों को अपनी लैंग्वेज सिखाने में, लेकिन एनिमल्स की लैंग्वेज समझने में इंसान ने बहुत कम एफर्ट्स लगाए हैं। तो अब समय आ गया है कि एनिमल्स को भी ऐसे ट्रीट ना किया जाए, वो तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हैं, वो इनएनिमेट हैं, उनको भी कंपैशन के साथ ट्रीट किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंसान एंड एनिमल्स के बारे में। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।